नमस्कार। तमाम अहम खबरों के साथ मैं हूं प्रीति। बुलेटिन की शुरुआत सुबह 9 बजे की हेडलाइंस के साथ। स्विट्जरलैंड का एनएसजी में सदस्यता के लिए भारत के समर्थन का ऐलान। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री। कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। जस्टिस टीएस ठाकुर ने न्यायिक हस्तक्षेप के आरोपों को किया खारिज। कहा, कार्यपालिका के नाकाम होने पर न्यायपालिका देती है दखल। सरकार को दी काम करने की नसीहत। दिल्ली में किडनी रैकेट की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। अंगदान के दिशा निर्देशों को लेकर देगी सुझाव। बिहार टॉपर्स मामले की जांच के लिए बनी समिति भंग। नीतीश कुमार के निर्देश पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। कहा, नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। और उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर। चुरू में पारा 48 डिग्री के पार। मानसून का जल्द केरल तट पर दस्तक देने का अनुमान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अफगानिस्तान, कतर और स्विट्जरलैंड के बाद अब अमेरिका के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस यात्रा के दौरान वो राष्ट्रपति बराक ओबामा से मुलाकात करके द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा करेंगे और अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ने अमेरिकी बौद्धिक संगठनों थिंक टैंक के प्रमुखों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री अमेरिका के ब्लेयर हाउस भी गए, जहां दुर्लभ भारतीय कलाकृतियों को प्रत्यर्पित करने की रस्म अदायगी की गई। प्रधानमंत्री आर्लिंगटन समाधि स्थल भी गए और वहां उन्होंने शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। नरेंद्र मोदी ने यहां बने स्पेस शटल कोलंबिया मेमोरियल का भी दौरा किया और शहीद अंतरिक्ष यात्रियों को नमन किया। इस जगह पर कल्पना चावला के परिवार और सुनीता विलियम्स से भी उन्होंने मुलाकात की। प्रधानमंत्री अमेरिका इंडिया बिजनेस काउंसिल की 40वीं एजीएम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये 4थी अमेरिका यात्रा है। अमेरिकी यात्रा के बाद वो मेक्सिको के लिए रवाना होंगे, जहां से वो स्वदेश लौटेंगे। भारत और स्विट्जरलैंड काला धन और कर चोरी रोकने के लिए मिलकर काम करेंगे। स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्नेडर अम्मानन ने कहा कि टैक्स चोरी रोकने में दोनों देशों ने खासी प्रगति की है। भारत ने परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह यानी एनएसजी की सदस्यता के समर्थन के लिए स्विट्जरलैंड का आभार जताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्विट्जरलैंड के राष्ट्रपति जोहान स्नेडर अम्मानन की मुलाकात में द्विपक्षीय रिश्ते मजबूत करने पर बात हुई। दोनों नेताओं के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में कर चोरी और काले धन का मुद्दा भी उठा। दोनों देशों ने कर चोरी से जुड़ी सूचनाओं के तेजी से आदान प्रदान की जरूरत बताई। The need for an early and expeditious exchange of information to bring to justice the tax offenders. An early start to negotiations on the agreement on automatic exchange of information would be important in this respect. जिनेवा में प्रधानमंत्री की मुलाकात कारोबारियों से भी हुई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों में साझेदारी की अपार संभावनाएं हैं और उद्योग जगत को इसका फायदा उठाना चाहिए। बिलो 35 एज ग्रुप के लोग हो, वो दुनिया के वर्कफोर्स की रिक्वायरमेंट का एक बहुत बड़ा सोर्स बन सकता है। तो मैं भारत को उस रूप में तैयार करना चाहता हूँ। स्विट्जरलैंड की उसमें अपनी एक मास्टरी है, एक्सपीरियंस है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है। मैं इसको कोलैबोरेट करना चाहता हूँ। मैं आपको निमंत्रण देता हूँ उस वास्ते। प्रधानमंत्री ने सर्न यानी यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च का भी दौरा किया। यहां उनकी मुलाकात भारतीय वैज्ञानिकों और छात्रों से भी हुई। नरेंद्र मोदी ने सर्न में चल रही परियोजनाओं की जानकारी भी ली। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। देश के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस टीएस ठाकुर ने न्यायिक दखल के मोदी सरकार के आरोपों को खारिज किया है। ईटीवी न्यूज नेटवर्क से बातचीत में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका तभी हस्तक्षेप करती है जब कार्यपालिका अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाने में नाकाम हो जाती है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार को आरोप लगाने के बजाय अपना काम करना चाहिए। जस्टिस ठाकुर ने कहा कि लोग अदालतों में तभी आते हैं जब वो कार्यपालिका से निराश हो जाते हैं।
सरकारी कामकाज में कथित न्यायिक हस्तक्षेप के बारे में वित्त मंत्री अरुण जेटली के हालिया बयान के बारे में पूछे जाने पर जस्टिस ठाकुर ने कहा कि अगर सरकारें अपना काम बेहतर तरीके से करें तो हस्तक्षेप की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। न्यायपालिका में खाली पदों के बारे में न्यायमूर्ति ठाकुर ने बताया कि वो इस मुद्दे पर केंद्र को एक रिपोर्ट भेज रहे हैं। हुकूमत इन तमाम इश्यूज़ को इफ़ेक्टिवली हैंडल करे, हमें मौका ही ना दे कुछ उस पर तनकीद करने का, उसके ऊपर क्रिटिसाइज़ करने का। तो जुडिशल इंटरफेरेंस जो है गवर्नमेंटल इश्यूज़ में कम से कम हो, वो डिपेंड करती है कि गवर्नमेंट जो है कितनी इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली अपना काम करती है। अगर वो एफिशिएंटली काम करें, सिंसियरली काम करें, तो कौन सी कोर्ट कह चाहेगी कि सब गवर्नमेंट के मामले में वो मुदाखलत करे। सुप्रीम कोर्ट में आज मथुरा हिंसा की सीबीआई जांच को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई होगी। इस बीच मथुरा के जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है। जवाहर बाग में हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने यह फैसला किया है। जवाहर बाग में पुलिस और आंदोलनकारियों में झड़प में 29 लोगों की मौत हुई थी। राज्य पुलिस ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को जांच रिपोर्ट सौंपी है। रिपोर्ट में हिंसा के पीछे राजनीतिक दखल से इनकार किया गया है। जांच रिपोर्ट में पुलिस की नाकामी को हिंसा की वजह बताया गया है। इसलिए तत्काल वहाँ पे सीबीआई इंक्वायरी होना ज़रूरी है। इससे बहुत सी चीज़ें निकल के आएंगी। किस तरीके से एक पॉलिटिकल नेक्सस बन के इस तरीके की चीज़ें बनती हैं, उसकी सच्चाई सामने लाने के लिए सीबीआई इंक्वायरी ज़रूरी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट से हमने यही निवेदन किया और सुप्रीम कोर्ट इस पर कल सुबह सुनवाई करेगा। दिल्ली सरकार ने इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में किडनी रैकेट की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति को 1 हफ्ते के भीतर अंतरिम और 15 दिन के अंदर विस्तृत रिपोर्ट सौंपने को कहा गया है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि समिति अस्पताल की तरफ से प्रक्रियागत चूक की जांच करेगी। इस बीच दिल्ली पुलिस ने बताया कि इस सिलसिले में एक और वरिष्ठ किडनी रोग विशेषज्ञ का नाम सामने आया है। पुलिस को शक है कि इस मामले से संबंधित कुछ किडनी का प्रत्यारोपण इस डॉक्टर ने किया है। हालांकि अब तक उनकी संलिप्तता साबित करने वाला कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन उनके निजी सेक्रेटरी की भूमिका जांच के घेरे में है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के साथ पुलिस ने पिछले हफ्ते किडनी का कारोबार करने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश किया है। स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार ने कल सौर ऊर्जा से जुड़ी एक महत्वाकांक्षी नीति की घोषणा की। इसके तहत सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन और टैक्स में छूट दी जाएगी। इसके तहत सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों के लिए अपनी छतों पर सौर पैनल लगाना जरूरी होगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में सौर नीति को अंतिम रूप दिया गया। नीति का उद्देश्य दिल्ली को 2020 तक 1000 मेगावाट बिजली के उत्पादन के जरिए सोलर सिटी बनाना है और इसे 2025 तक बढ़ाकर 2000 मेगावाट करना है। सरकार ने कहा कि छतों पर 2 मीटर की ऊंचाई तक सौर पैनल लगाने के लिए भवन उपनियमों में संशोधन किए गए हैं। बिहार इंटरमीडिएट टॉपर्स मामले की जांच के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से गठित जांच कमेटी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भंग कर दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी, शिक्षा सचिव और बीएसईबी चेयरमैन के साथ बैठक के बाद यह फैसला किया। इस बीच वीआर कॉलेज के निदेशक समेत 4 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। मुख्यमंत्री ने कल ही इस मामले में शिक्षा माफियाओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए थे। मुख्यमंत्री ने कहा था कि दोषियों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के लिए जांच समिति भंग करके सीधे कार्रवाई का फैसला लिया गया है। बीएसईबी ने 5 जून को पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इसको यूं ही प्रशासनिक ढंग से जांच करके और कार्रवाई करने की बात नहीं, इतना तो स्पष्ट है कि इसमें कहीं न कहीं साफ तौर पर और ये एक षड्यंत्र के तहत ये कुछ न कुछ ये धंधेबाजी है। तो ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है और मैंने कल ही कहा था कि इसका क्रिमिनल एंगल है और उसको ध्यान में रखते हुए इस पर क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन भी होगा और कोई बख्शा नहीं जाएगा। झारखंड के गिरिडीह जिले में जमुआ इलाके के एक स्कूल में मिड डे मील खाने की वजह से 96 बच्चे बीमार पड़ गए। शिक्षकों के मुताबिक मिड डे मील में छिपकली गिर गई थी, जिस वजह से खाना खाने के बाद ही बच्चों के पेट में दर्द होने लगा और उल्टियां होने लगी। इसके बाद
सभी बच्चों को जम्मू अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने सभी बच्चों को छुट्टी दे दी। जम्मू पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहाँ मिड डे मील में छिपकली पाई गई। कुछ बच्चों में उल्टी, पेट दर्द की शिकायत होने लगी, तो सारे बच्चे अस्पताल में आए। यहाँ सबों का समुचित इलाज किया गया, देखा गया और करीब 96 बच्चे हॉस्पिटल में आए। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने कांग्रेस छोड़कर नई पार्टी बनाने में फिलहाल वो जुटे हुए हैं। कल मरवाही में रैली करके उन्होंने राजनीतिक ताकत दिखाई और नई पार्टी बनाने को लेकर घोषणा पत्र जारी किया। वो जल्द ही पार्टी के नाम का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने सोमवार को मरवाही विधानसभा क्षेत्र के कोटमी कला में सभा की। इसमें उन्होंने नई पार्टी बनाने को लेकर कोटमी घोषणा पत्र जारी किया। समर्थकों को संबोधित करते हुए अजीत जोगी ने साफ किया कि वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं और उनकी पार्टी छत्तीसगढ़ के लोगों के हक की लड़ाई लड़ेगी। इस सभा में पूरे राज्य से जोगी समर्थक पहुंचे। रैली में कुछ मौजूदा विधायक और पूर्व विधायक भी मौजूद थे। इसमें पूर्व मंत्री डीपी धृतलहरे, विधान मिश्रा और पूर्व विधायक परेश बाग बेहरा, बिल्हा के विधायक सियाराम कौशिक और पूर्व विधायक धर्मजीत सिंह शामिल हैं। इस मौके पर अजीत जोगी ने राज्य की बीजेपी सरकार और कांग्रेस दोनों की जमकर आलोचना की। हालांकि अभी उन्होंने पार्टी के नाम का औपचारिक ऐलान नहीं किया है। चुनाव चिन्ह और पार्टी के नाम को लेकर सुझाव मांगे गए हैं। बेटे अमित के कांग्रेस से निष्कासन के बाद बने हालात में अजीत जोगी ने पार्टी छोड़ने का फैसला किया। उनके इस फैसले का असर छत्तीसगढ़ की राजनीति पर पड़ सकता है। जोगी का दावा है कि वो कई सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी के समीकरण बिगाड़ सकते हैं। मरवाही और कोंटा समेत अनुसूचित जाति बहुल क्षेत्रों में उनकी अच्छी धाक है। ऐसे में उनकी कोशिश राज्य में तीसरा विकल्प बनाने की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और कांग्रेस ने अजीत जोगी के इस कदम को उनका निजी फैसला बताया है। मैं तो मुबारकबाद दूंगा, जो भी उनको सही लगता है भविष्य में वो करें। हमारे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं समझता हूँ कि आप पार्टी के साथ अगर हैं, पार्टी की तरफ वफादारी है, तो आपको पार्टी के साथ या पार्टी के आंतरिक स्तर पे बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जहाँ पर अपना आप विरोध प्रकट कर सकते हैं। बाकी उनके हाथ की बात है, मैं क्या कहूँ इसमें। मतदाताओं को लुभाने के लिए धन के इस्तेमाल की बढ़ती घटनाओं के बीच चुनाव आयोग ने सरकार से जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करने को कहा है। आयोग चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए धन के इस्तेमाल का सबूत सामने आने पर चुनाव स्थगित या रद्द करने का अधिकार चाहता है। कानून मंत्रालय को लिखे पत्र में आयोग ने कहा है कि जनप्रतिनिधित्व कानून में संशोधन करके एक नई धारा 58B शामिल की जानी चाहिए। आयोग ने इस प्रस्ताव पर जल्द ही कार्रवाई करने का अनुरोध भी किया है। खबरें जारी है, हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। राष्ट्रपति भवन का ताम्र गुंबद आलीशान और बेजोड़। सांची के बौद्ध स्तूप से प्रभावित इस गुंबद की ऊंचाई बाकी इमारत से करीब 2 गुनी। 6 अप्रैल 1929 को बनकर हुआ तैयार। ये शानदार गुंबद राष्ट्रपति भवन की स्थापत्य कला और खूबसूरती को लगाता है 4 चांद। भारतीय रिजर्व बैंक आज मौद्रिक नीति की समीक्षा करने जा रहा है। इससे पहले उद्योग जगत दरों में कमी की उम्मीद लगा रहा है। हालांकि अप्रैल के महीने में खुदरा महंगाई दर बढ़ी है। थोक महंगाई दर में पिछले 17 महीने में पहली बार बढ़त दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि मॉनसून अच्छा रहने और सरकार के आर्थिक सुधारों को गति देने के चलते आरबीआई अगस्त महीने में अपने नजरिए में बदलाव ला सकता है।
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सरकारी बैंकों को पूरी आर्थिक मदद का भरोसा दिया है। इससे बैंक डूबते कर्ज की समस्या से उबर सकेंगे। पिछले वित्त वर्ष में बैंकों को इस वजह से 18,000 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने सोमवार को सरकारी बैंकों और वित्तीय संस्थानों के प्रमुखों से मुलाकात की। इसमें बैंकों के डूबते कर्ज यानी एनपीए का मुद्दा छाया रहा। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों की माली हालत उतनी खराब नहीं है जितनी बताई जा रही है। बैंकों ने पिछले वित्त वर्ष में 1,40,000 करोड़ रुपए का लाभ कमाया। उन्होंने कहा कि बैंकों की पूंजी जरूरतों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। Empowering the banks itself to function in an environment where on commercially prudent considerations they can deal with the situation. The government is fully committed to supporting the banks in this regard. बैठक में स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा योजना, उद्योगों को कर्ज और बैंकिंग सेक्टर की प्रगति की समीक्षा भी की गई। The progress of schemes under the financial inclusion stand up India, Mudra, all these subjects were discussed. सरकारी बैंक घरेलू कर्ज की 70% जरूरतों को पूरा करते हैं, लेकिन बैंकिंग सेक्टर में डूबते कर्ज का आंकड़ा बढ़कर 8 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। कारोबार में आसानी के मामले में भारत विकासशील देशों में दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। 30 देशों की सूची में भारत 13 पायदान ऊपर आया है। सूची में चीन पहले स्थान पर है। वैश्विक खुदरा विकास सूचकांक की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने एफडीआई नियमों में ज्यादा स्पष्टता लेकर आया है और रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने सिंगल ब्रांड रिटेल में एफडीआई प्रावधानों को ढील दी है। इससे कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों ने भारत में निवेश किया है। अर्थव्यवस्था से जुड़े 25 मानकों का विश्लेषण करके ये रिपोर्ट तैयार की गई है। और अब कुछ खबरें सूखे और गर्मी की। मध्य प्रदेश के बैतूल में जल संकट से निपटने के लिए जिला प्रशासन ने धारा 144 लगा दी है। सरकारी और निजी निर्माण कार्य में रोक लगा दी गई है। आदेश का उल्लंघन करने वालों को 1 महीने की सजा या 200 रुपए जुर्माना देना होगा, लेकिन नगरपालिका अब तक पानी का बेहतर प्रबंधन नहीं कर पाई है। इसके चलते लोगों को पानी के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है। शहर में पेयजल सप्लाई करने वाले फिल्टर प्लांट में पानी खत्म हो गया है। प्लांट में गांव के कुओं को टैंकरों के पानी से भरा जा रहा है। राजस्थान का सीकर जिला इस समय भारी जल संकट और अकाल से जूझ रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात और ज्यादा भयानक हैं। जिले का 80% इलाका डार्क जोन में चला गया है। खेती तबाह है और किसानों के चेहरों में बेबसी साफ झलक रही है। राजस्थान के सीकर जिले में कभी इलाके की सबसे बड़ी अनाज मंडी थी। यहाँ प्याज की खेती भी बड़े पैमाने पर होती थी, लेकिन आज ये इलाका डार्क जोन में है। सीकर जिले की 9 तहसीलों में करीब 27 लाख आबादी है। इसमें 77% लोग 1192 गाँवों में रहते हैं, लेकिन पानी की कमी और सूखे की मार से लोग बेहाल हैं। पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि आए दिन पानी के लिए आंदोलन होते रहे हैं और पानी के लिए कोई भी स्थायी समाधान के बारे में अभी कोई चर्चा नहीं कर रहे। सीकर जिले की ये श्री माधोपुर तहसील है। यहाँ के 108 गांवों में रहने वाले लोगों की आजीविका खेती और पशुपालन से चलती है। इंसानों के साथ सूखे की मार जानवरों पर भी पड़ रही है। उनके लिए न चारा है और न ही पानी। लोग औने पौने दामों पर पशुओं को बेचने को मजबूर हैं। गर्मियों का मौसम चल रहा है, इसमें जो टैंकर की व्यवस्था जो हमने करवाई है, टैंक जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है वहाँ पे टैंकरों से पानी की सप्लाई की जा रही है। बट ये तो मतलब 1-2 महीने के लिए होता है और जहाँ पे पॉसिबल हो रहा है वहाँ पे सरकार की जितनी भी स्कीम्स हैं, जैसे जल अभी एमजेसे में मुख्यमंत्री ने जितने भी चलाए हैं, इसे भी मतलब कि काफ़ी फर्क हो रहा है, लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है। जिले का टोकड़ी गाँव गंभीर जल संकट से जूझ रहा है। 2011 में ये इलाका डार्क जोन में आ गया। 800 फुट पर भी पानी नहीं मिलता। ऊपर से फ्लोराइड की समस्या ने मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। जिससे किसान वर्ग इतना प्रभावित हो गया है कि उसको पीने का पानी, जो पशु हैं, जानवर हैं, उनको पानी भी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। सीकर जिला खेती बाड़ी में हमेशा आगे रहा है।
लेकिन जल संकट ने किसानों को परेशानी में डाल दिया है। किसान कुंभा लिफ्ट नहर से पानी की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अगर उन्हें समय पर मदद नहीं मिली तो वो पलायन को मजबूर हो जाएंगे। राजस्थान का सीकर जिला भारी जल संकट और अकाल की चपेट में है। यहाँ का श्री माधोपुर तहसील काफ़ी अधिक संकट से जूझ रहा है। जानवरों की भी काफ़ी दिक्कतें हैं। कैमरामैन प्रेम के साथ अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी, सीकर। उत्तर भारत के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का प्रकोप जारी है। यहाँ भीषण गर्मी से लोगों को निजात मिलती नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी तरफ दक्षिण और पूर्वी भारत में बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त है। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कि मॉनसून कल तक केरल पहुंच सकता है। राजधानी दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। धूल भरी आंधियां और गर्म हवाएं लोगों की मुश्किलों में इजाफा कर रही हैं। सूरज अपना पराक्रम दिखा रहा है। गर्मी इतनी ज़्यादा है कि लोगों का घर से निकलना दूभर हो गया है। हालांकि दक्षिण और पूर्वी भारत में मौसम फिलहाल बेहतर है। राजधानी दिल्ली में सोमवार को अधिकतम तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजस्थान का श्री गंगानगर सोमवार को देश का सबसे गर्म इलाका रहा। यहाँ तापमान 47.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। अहमदाबाद का अधिकतम तापमान 47.5 डिग्री रहा। आगरा में तापमान 45.5 डिग्री सेल्सियस था, तो हरियाणा के हिसार में अधिकतम तापमान 44.7 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। राजधानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश में सोमवार को भी तेज आंधियां चली, जबकि दक्षिण और पश्चिमी भारत में मौसम खुशगवार बना हुआ है। मौसम भी अच्छा है। इस साल गर्मियों का सीजन भी खत्म हो गया, समर खत्म हो गया है। मौसम भी काफी बारिश वगैरह भी हो रही है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु में सोमवार को कई जगह तेज बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने कहा है कल तक मानसून केरल में दस्तक दे देगा। Kerala within 1 week it is likely to set in Telangana and Andhra Pradesh also. We are seeing these favorable conditions for the further progression. मौसम विभाग ने केरल, तमिलनाडु, ओडिशा और तेलंगाना में बारिश की संभावना जाहिर की है। हालांकि राजस्थान और गुजरात समेत उत्तर भारत में गर्मी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में हिलेरी क्लिंटन ने डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनने के लिए जरूरी 2383 डेलीगेट का समर्थन हासिल कर लिया है। इसके साथ ही उनका डेमोक्रेटिक पार्टी उम्मीदवार बनना तकरीबन तय हो गया है। हिलेरी अमेरिका में राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला उम्मीदवार होंगी। According to the news, we are on the brink of a historic, unprecedented moment. We have 6 elections tomorrow, and we're going to fight hard for every single vote, especially right here in California. सीरिया में विद्रोहियों के ठिकानों पर सरकारी सेना और रूसी विमानों के हमले सोमवार को भी जारी रहे। सेना की बमबारी में अल-शरा में 17 नागरिक मारे गए, जबकि कई जख्मी हो गए। इदलिब शहर में भी सेना के हमले में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 30 जख्मी हो गए। रक्का प्रांत में रूसी विमानों और सेना ने इस्लामिक स्टेट के आतंकवादियों के ठिकानों पर भारी बमबारी की। इस बीच रूस ने कहा है कि आतंकवादी ठिकानों पर पहले से ज्यादा हवाई हमले किए जाएंगे। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि वो एलेप्पो समेत दूसरे इलाकों में आतंकवादियों का या विद्रोहियों को वापस नहीं लौटने देगा। यमन में हिंसा एक बार फिर भड़क उठी है। सोमवार को हूथी शिया संगठन अंसारुल्लाह के लड़ाकों ने ताइज़ शहर में सऊदी गठबंधन सेना के कब्जे वाले इलाके को निशाना बनाकर रॉकेट से हमले किए। इन हमलों में 8 लोग मारे गए, जबकि करीब 1 दर्जन जख्मी हो गए। मरने वालों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। सुरक्षा परिषद लीबिया में बढ़ती हिंसा के बीच अवैध हथियारों की तस्करी रोकने के लिए समुद्री रास्तों पर पहरेदारी बढ़ाने पर विचार कर रहा है। ब्रिटेन ने सोमवार को सुरक्षा परिषद में इसका प्रस्ताव रखते हुए कहा कि अवैध नाव के जरिए लीबिया में हथियार आ रहे हैं और इन पर रोक लगाना जरूरी है। यूरोपीय संघ की तरफ से प्रस्ताव देते हुए ब्रिटेन ने 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद से समुद्र में नाव की तलाशी की अनुमति पर विचार करने को कहा है।
Now, once again, we are asking this Council to adopt a resolution on authorizing Operation Sophia to enforce the UN arms embargo on the high seas off the coast of Libya. This is the course of action that our European Union has chosen. Constant coordination with the United Nations to best serve our collective interests. अंतर्राष्ट्रीय परमाणु निगरानी संस्था IAEA ने आशंका जताई है कि उत्तरी कोरिया ने प्लूटोनियम आधारित परमाणु संयंत्र को दोबारा शुरू कर लिया है। सोमवार को IAEA ने उपग्रह से मिले चित्रों के आधार पर कहा कि पिछले कुछ दिनों में 5 मेगावाट के इस परमाणु संयंत्र के आसपास गतिविधियां तेज हुई हैं। IAEA के मुताबिक योंगब्योन संयंत्र में उत्तरी कोरिया परमाणु बम बनाने लायक प्लूटोनियम का संवर्धन करने में सक्षम है। और दिल्ली हाईकोर्ट से चयन ट्रायल की याचिका खारिज होने के बाद 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार रियो ओलंपिक में हिस्सा लेने की मुहिम के तहत फिर से भारतीय कुश्ती संघ से बात करेंगे और फिर हाईकोर्ट की बड़ी पीठ में अपील करेंगे। पीटीआई ने सुशील कुमार के करीबी के हवाले से बताया है कि इसके बाद वो फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने पर भी फैसला करेंगे। रियो ओलंपिक के लिए ट्रायल की मांग कर रहे सुशील कुमार की याचिका को कल दिल्ली हाईकोर्ट की एकल पीठ ने खारिज कर दिया था। और आखिर में हेडलाइंस। स्विट्जरलैंड का NSG में सदस्यता के लिए भारत के समर्थन का ऐलान। 3 दिवसीय दौरे पर अमेरिका पहुंचे प्रधानमंत्री कांग्रेस के संयुक्त सत्र को करेंगे संबोधित। जस्टिस TS ठाकुर ने न्यायिक हस्तक्षेप के आरोपों को किया खारिज। कहा कार्यपालिका के नाकाम होने पर न्यायपालिका देती है दखल, सरकार को दी काम करने की नसीहत। दिल्ली में किडनी रैकेट की जांच के लिए 5 सदस्यीय समिति गठित। 15 दिन में विस्तृत रिपोर्ट सौंपने का निर्देश। अंगदान के दिशा निर्देशों को लेकर देगी सुझाव। बिहार टॉपर्स मामले की जांच के लिए बनी समिति भंग। नीतीश कुमार के निर्देश पर 4 लोगों पर मुकदमा दर्ज। कहा नहीं बख्शे जाएंगे दोषी। और उत्तर और मध्य भारत में गर्मी का कहर। चुरू में पारा 48 डिग्री के पार। मानसून का जल्द केरल तट पर दस्तक देने का अनुमान। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए देश देशांतर। नमस्कार।